छोटा सा गांव था। गांव के लगभग सभी लोग किसान या गरीब मेहनतकश मजदूर थे। सुख दुख में सब एक साथ मिलजुल कर शांति से रहते थे। कल रात भी तेरे घर से प्रणव के चिल्लाने चीखने की आवाज आ रही थी। क्या हुआ था रे? और क्या होगा, रोज की तरह वही झगड़ा। सब इस आलसी बहू की वजह से। दिन भर खाती रहती है, सोती रहती है और कोई काम नहीं करती। आजकल की लड़कियों का क्या ही कहूँ बहन। याद है जब हमारी शादी हुई थी तो सास के डर से दिन भर पसीने पसीने रहते थे। भोर में सबसे पहले उठ जाते थे। हमारे समय की औरतों और आज की लड़कियों में जमीन आसमान का फर्क है। हमने जो आदर्श और नीति मानी वो आजकल की बहुओं में कहा। उसे तो चाहिए थी एक सुशील पत्नी जो उसकी देखभाल करे, उसका ध्यान रखे, और यहाँ तो मिली ऐसी बहू। बस यही कुछ कमी है उसमें, लेकिन गुण भी कम नहीं है उसमें। उसके हाथ का खाना जो एक बार खा ले तो उसे जीवन भर याद रखे। घर के कामों में भी निपुण है। अगर स्वभाव से आलसी है तो इतने गुणों का क्या फायदा। घर की बहुएं ऐसी होंगी तो घर कैसे चलेगा। रोज रोज झगड़े ही सुनाई देंगे। अब वो सब उनके पति पत्नी की बात है। मेरी उम्र हो गई है, मैं जरूरत से ज्यादा दखल नहीं देती। पति पत्नी की बातों में किसी और का दखल देना ठीक नहीं। तेरी बहू भाग्यशाली है कि तेरे जैसी सास मिली। कोई और सास होती तो कभी बर्दाश्त नहीं करती। मैं तो खुद भी ये सब सहन नहीं कर सकती। बिमला का बेटा प्रणव और उसकी पत्नी जया में हमेशा झगड़ा चलता रहता था। प्रणव सरकारी दफ्तर में काम करता था और जया अपने बनाए खाने को बेचकर घर का सहारा बनने की कोशिश करती थी। वाह 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 वाह, इनको तो देखो। कल रात इतना झगड़ा हुआ, इतनी लड़ाई हुई और तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं है। तुम सब कुछ भूलकर आराम से चैन से सो रही हो, खर्राटे लेते हुए। कुछ बोलो। अरे ओ जया, ए जया, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। ए उठो। अरे कितनी देर हो गई है, अब तो उठ जाओ। अरे उठो 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 उठो। क्या हुआ? रात भर झगड़ कर भी तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? अब सुबह होते ही फिर से शुरू कर दिया। तुम्हारी वजह से मुझे एक पल की भी शांति नहीं मिलती। वाह 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 वाह, और जैसे तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी में बहार आ गई, खुशियों की बौछार हो गई है ना? अरे बहुत बड़ी गलती कर बैठा मैं तुम्हारे जैसे आलसी औरत से शादी करके। अरे खर्राटा मान के कौन सी बीवी सोती है भाई? मेरे मायके वाले कभी मेरे साथ ऐसा बुरा व्यवहार नहीं करते थे जैसा तुम करते हो। अरे जया, तुम कब समझोगी कि मायके की तुलना ससुराल से करने का कोई मतलब नहीं है। ये तुम्हारा ससुराल है, मतलब है। यही तो मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। दुनिया में इतने घर थे और मुझे इसी घर की बहू बनना था। अरे क्या कहूँ मैं। देखो, सुबह सुबह झगड़ा करके मैं अपना दिन खराब नहीं करना चाहता। अगर हो सके तो मुझे नाश्ता दे दो, मुझे दफ्तर जाना है। दिमाग खराब नहीं करना तुमसे बात करके। हाँ हाँ, इसी के लिए ही तो हूँ मैं। वाह 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 वाह, दूसरों के लिए खाना बनाने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन मेरे लिए नाश्ता बनाने में 100 मुश्किलें हैं। बेवजह लोगों के घर खाना भेजकर थोड़े बहुत पैसे कमा लेती हो ना जो। लोग मुझे ताने मारते हैं, ताने। जितना कहना है कह लो। जिस दिन मैं सफल रसोइया बनूंगी उस दिन तुम खुद ही मुझ पर गर्व करोगे। गांव में 2 आदमी थे, भानु और शंभू। गांव के सब लोग उन्हें बेरोजगार आलसी समझते थे, लेकिन रात के अंधेरे में वो कितने बुरे काम करते थे ये कोई नहीं जानता था। देखो भाई, 1 हफ्ता हो गया है हमने कोनो चोरी डकैती नहीं की है। ए भाई शंभू, ऐसे बैठे रहेंगे ना तो एक दिन सारा पैसा जो है वो खत्म हो जाएगा। अरे तो चोरी डकैती के लिए कोई घर भी तो मिलना चाहिए। कोई नया शिकार मिल ही नहीं रहा। अरे तो ऐसे बैठे रहने से शिकार मिलेगा क्या? शिकार खुद आकर हाथ में धरेगा हैं कि शिकार ढूंढना पड़ता है। क्या कहूँ बाबू, हर बार तो मैं ही खोज के लाता हूँ, सारी जानकारी मैं ही जुटाता हूँ। इस बार तुम भी कुछ खोजो ना। वाह 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 वाह, बोल तो ऐसे रहा है जैसे मैं कुछ नहीं करता हूँ। तू ही रेकी करता है, तू ही जांच पड़ताल करता है, तू ही चोरी करता है और मैं बस पैसे का बंटवारा करता हूँ क्या? बेटा मैं ना होता ना तो तू कब का पकड़ा गया होता। हाँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आजकल तुम्हें हो क्या गया है। छोटी छोटी सी बात पे चढ़ जाते हो। अरे मैं तो क्या कहूँ, मैंने ये थोड़ी ना कहा है कि तुम्हारा कोई योगदान नहीं है।
अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। देख भाई, सीधी बात है, नया शिकार चाहिए बस। अब मुझे पता है कि इस बार किसके घर में जाना चाहिए। अरे तो तुमने सोच भी लिया? हाँ तो बताओ ना किसके घर जाना है। हाँ तो देखो, हमारे पड़ोस वाले प्रणव को जानते हो ना, इस बार उसी के घर चलेंगे। सुना है 2 दिन बाद वो काम से शहर जाएगा, बस तभी सही मौका होगा। अरे लेकिन प्रणव तो तुम्हें बहुत अच्छा दोस्त मानता है ना, और उसी के घर डकैती करोगे? ए भैया ना बाप बड़ा, ना भैया, ना दोस्त, सबसे बड़ा रुपया। अबे दोस्ती आती जाती रहेगी, पैसों के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जया की आलसी आदतों की वजह से पड़ोस की निर्मला अक्सर उसे टोकती थी, लेकिन जया हमेशा हंसी मजाक में उसकी बातों को टाल देती थी। अरे बहू, ये दोपहर खाने के बर्तन लेकर कहाँ चली? पड़ोस के अनिमेश बाबू ने कल मुझसे झींगा मलाई करी बनाने को कहा था, वही उनके लिए लेकर जा रही हूँ। दिन भर लोगों के लिए खाना ढोने के बजाय अपने घर पर ध्यान दो, अपने पति की सेवा करो। प्रणव तो सरकारी नौकरी करता है, तुम्हें इन सब की क्या जरूरत? काकी माँ, मेरा मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं है। बचपन से मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है। मैं बड़ी रसोइया बनना चाहती हूँ, इसलिए ये करती हूँ। हमारे जमाने में तो हम सिर्फ पति और ससुराल वालों के लिए ही खाना बनाते थे। पति अगर तारीफ कर दे तो हम खुश हो जाते थे। अच्छा काकी माँ, लेकिन उस दिन तो आपके पति मतलब हमारे माखनलाल काकू ने मुझसे कहा था कि मैं उनके लिए मटन बनाऊं। आपके हाथ का खाना खाकर वो तो ऊब गए हैं। क्या कहा उसने? मेरे हाथ का खाना बेकार है? आज घर लौटे तो देखना, उसकी ऐसी खबर लूंगी कि होश ठिकाने आ जाएंगे। अरे काकी माँ, गुस्सा क्यों करती हो? वो आपके पति हैं और पति की सेवा तो सबसे बड़ा धर्म है। उनसे झगड़ा करना तो महापाप है ना? सेवा की ऐसी की तैसी, घर आते ही उसके सिर के जो बाल बचे हैं सब नोच लूंगी मैं। मेरी आंखों से छिपकर ऐसी बातें। अरे गुस्सा शांत करो काकी माँ, इतनी धूप में कहीं चक्कर ना आ जाए। चलती हूँ मैं। उस दिन प्रणव कुछ जरूरी काम से गांव के बाहर गया था। घर में सिर्फ जया और बिमला थी। उसी रात भानु और शंभू ने उनके घर डकैती का प्लान बनाया। इतनी रात को कौन आया होगा? बहू, जरा जाकर देख कौन है। जया दरवाजा खोलती है। दरवाजा खुलते ही भानु और शंभू मुंह पर काला कपड़ा बांधकर अंदर घुस आते हैं। उन्हें पहचानना मुश्किल था। आप लोग कौन हैं? क्या चाहते हैं? इस घर में घुस आए? कौन हो तुम लोग? तुरंत बाहर निकलो, वरना हम शोर मचाकर लोगों को बुलाएंगे। अगर एक भी चूं चां की आवाज की तो यहीं दोनों को मार डालेंगे। भानु घर का सामान लूटने लगता है। प्लीज पैसे मत ले जाइए, उन्हीं पैसों से मैं अपना छोटा सा रेस्टोरेंट खोलने का सपना देख रही थी। अगर एक शब्द भी बोले तो गला काट कर यहीं गिरा देंगे। चुप मतलब चुप। दोनों घर के सारे गहने, पैसे और कीमती सामान लूटकर भाग जाते हैं। जया और विमला रोते रह जाते हैं। निर्मला निश्चिंत होकर सो रही थी, लेकिन अचानक पास वाले कमरे से बिमला और जया की प्रार्थना की आवाज सुनकर वो दौड़कर उन्हें देखने पहुंच गई। वहां जाकर कमरे की ऐसी बदहाल हालत देखकर वो स्तब्ध रह गई। इतनी रात को तुम लोग ऐसे क्यों रो रही हो बिमला? और तुम्हारे घर की ये हालत कैसे हो गई? क्या हुआ? अभी थोड़ी देर पहले 2 अज्ञात डाकू अचानक घर के अंदर आ गए और हमारे नौकर को डरा धमकाकर सब कुछ लूट कर ले गए। डाकू? लेकिन तुम लोगों ने दरवाजा बंद नहीं किया था, डाकू अंदर कैसे आ गए? अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ और मैंने सोचा कि शायद प्रणव किसी कारण जल्दी लौट आया है, लेकिन समझ ही नहीं पाए कि ऐसा कुछ हो जाएगा। गांव में आजकल क्या हो रहा है, मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ। अभी पिछले हफ्ते ही हमारे पड़ोसी बलराम बाबू के घर भी रात में डकैती हुई थी। तुम लोग जरा भी सावधान क्यों नहीं रहती?
हमें अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। कितना बड़ा सर्वनाश हो गया। प्रणव शहर गया हुआ है, जब वो लौट कर आएगा ये सब सुनेगा तो पागल हो जाएगा। कितनी मुश्किल से मैंने लोगों के घर खाना बनाकर 20,000 रुपए जोड़े थे, वही पैसे ये लोग लूट कर ले गए। उन पैसों के साथ मेरा एक बड़ा सपना जुड़ा था। मेरा कहना है कि कल सुबह हम थाने जाकर शिकायत दर्ज करें। हो सकता है पुलिस की मदद से सामान वापस मिल जाए और अपराधी भी पकड़े जाएं। मुझे लगता है काकी माँ ठीक कह रही है। माँ, हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। इतने सारे गहने और पैसे चोरी हो गए, क्या हम चुपचाप बैठे रहेंगे? हमारे अकेले जाने से सही नहीं होगा। पहले प्रणव लौट आए, फिर उसके साथ सब बात करके ही पुलिस की मदद लेंगे। गांव के निवासी केशव बाबू की बेटी का नाम पार्वती था और पार्वती को बहुत प्यार करता था शंभू। शंभू की इच्छा थी कि वो पार्वती से विवाह करे। इस वक्त तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आज छुट्टी का दिन है और पिताजी घर पर हैं। अगर उन्हें पता चल गया तो मुझे मार डालेंगे। अरे अगर वो हमें देख लेंगे ना पार्वती, तो मुझे खुशी होगी। उसके बाद मैं तुम्हें भगाकर शादी कर लूंगा। हाँ। क्यों? भागकर क्यों शादी करोगे? क्या तुम्हारे अंदर इतना भी साहस नहीं कि तुम आकर पिता से हमारी शादी की बात कर सको? अरे साहस तो मेरे अंदर है, लेकिन अभी इस बारे में बात करने का सही समय नहीं है। और कब तक तुम मुझे यही बात सुनाते रहोगे? कुछ ही दिनों में मेरी माध्यमिक परीक्षा खत्म हो जाएगी। उसके बाद पिताजी जबरदस्ती मेरे ऊपर शादी का दबाव बनाएंगे। ओहो, तुम इसकी चिंता मत करो। पहले ठंडे दिमाग से परीक्षा खत्म करो। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी परीक्षा खत्म होने से पहले ही मैं कोई अच्छा सा धंधा शुरू कर लूंगा। बस। तुमने पढ़ाई तो अच्छी की है, नौकरी क्यों नहीं करना चाहते? अगर तुम्हारे पास नौकरी होती तो तुम आसानी से पिता से हमारी शादी की बात कर सकते थे। अरे भाई, नौकरी वोकरी मुझसे नहीं होगी। मैं बड़ा व्यवसाय करना चाहता हूँ, बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ, ताकि शादी के बाद तुम्हें रानी की तरह रख सकूं। तुम बस सपने ही देखते रहो। ये हकीकत कब होगी बता सकते हो? बहुत जल्द। मैं कोशिश कर रहा हूँ पार्वती। खुद को इस तरह तैयार करूंगा कि तुम्हारे पिता हमारी शादी से इनकार ही नहीं कर सकेंगे। देखना तुम। मैं प्रार्थना करती हूँ कि ऐसा ही हो। अच्छा सुनो ना, तुम्हारे लिए मैं एक तोहफा लाया हूँ। उसी को देने के लिए तो मैंने तुम्हें यहाँ इस समय पे बुलाया है। ये देखो। शंभू पिछली रात प्रणव के घर से चोरी की हुई जया की एक सोने की अंगूठी पार्वती को उपहार देता है। प्रणव जब शहर से लौटता है और उसे जब अपने घर में हुई डकैती की खबर मिलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इस बारे में वो केशव और अनिमेश बाबू से चर्चा करता है। अरे अब ये गांव में एक नई मुसीबत शुरू हो गई है। अरे भाई, चोरी डकैती तो जैसे रोज का काम बन गया है। हाँ, पिछले हफ्ते भी एक डकैती हुई थी गांव में। ए प्रणव, तुम्हें और ज्यादा सावधान रहना चाहिए था। अनिमेश सही कह रहा है। जब गांव में चोरी डकैती बढ़ गई है तो तुम्हें रात में दरवाजा खोलना ही नहीं चाहिए था। काहे खोले भाई? अरे मैं क्या बताऊं, मैं खुद गांव में था नहीं, दफ्तर के काम से शहर गया हुआ था और वही मेरे लिए काल बन गया। मैंने माँ और जया को घर पर छोड़ दिया था। अब उन्होंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा। अच्छा ये बताओ कि घर से कुल कितना सामान और पैसे का लूट हुआ है? कुछ हिसाब किताब लगाया? अरे क्या कहूँ, बहुत सारे पैसे और सामान गए हैं। सही तो नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरी पूरी जमा पूंजी ही मतलब लगभग 1 लाख रुपए थी, वो चली गई। इसके अलावा दराज से 20,000 रुपए भी चोरी हो गए हैं। बाप रे बाप, सर्वनाश! इतनी बड़ी रकम लुट गई। और गांव की पुलिस तो बहुत ही लापरवाह है। अगर वो थोड़ी भी समझदारी से काम करते तो इतनी चोरी डकैती नहीं होती। अरे सुबह ही प्रणव और मैं मिलकर पुलिस में इसकी शिकायत कर आए हैं। अब देखते हैं कि वो लोग क्या करते हैं। अब वो जो करें सो करें, लेकिन भाई हम लोगों को अब सतर्क रहना होगा। खासकर रात में हर पल खतरा है। हाँ ये तो है, लेकिन कितनी मेहनत से पैसे जमा किए थे मैंने, और एक रात में सब कुछ उड़ गया, सब खत्म हो गया। अरे बस, ऐसे मन खराब करके क्या फायदा? अब जो जाना था सो चला गया। अफसोस करना बेकार है, ऐसी बातें नहीं करते। हाँ प्रणव, ऐसी बातें मत कर। मैं तो बस यही कहूंगा कि अब कभी भी
2 महिलाओं को अकेला छोड़कर तुम कहीं मत जाना। सौभाग्य से कम उन लोगों को तो कुछ नहीं किया, मतलब माल संपत्ति का नुकसान हुआ, लेकिन जान का तो नुकसान नहीं हुआ ना। शाम को बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर शंभू और भानु दोनों लूटे हुए पैसों का बंटवारा कर रहे थे। वो दोनों पैसे गिनने और गहनों की बातों में व्यस्त थे। जितना पैसा लूटा है उससे तो अगला 1 महीना आराम से कट जाएगा। 1.5 लाख रुपए नगद और 50,000 के गहने मिले हैं। अरे जो अंगूठी मैंने पार्वती को दी ना, अरे वो उसे बहुत पसंद आई। कुछ भी कहो, प्रणव की पसंद काफी अच्छी थी। हर गहना कितना सुंदर था, है ना? तू पार्वती के लिए अंगूठी लेना चाहता था ना, इसीलिए मैंने मना नहीं किया। लेकिन अब कोई और गहना तुझे हाथ लगाने नहीं दूंगा। अबे ये सब बेचना होगा, ऐसे थोड़ा ना दान करते रहेंगे। हाँ ठीक है, मैं और गहने नहीं लूंगा। वैसे भी चोरी का माल जितना कम इस्तेमाल किया जाए उतना ही अच्छा है, वरना कोई देख ले तो शक हो सकता है। और क्या? तभी उस रास्ते से गुजरते समय पार्वती उनकी सारी बातें सुन लेती है। मतलब जिनकी वजह से प्रणव दादा और उनका परिवार आज रो रहा है, वो कोई और नहीं तुम दोनों हो। पार्वती, तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो घर पे होना चाहिए था। मैं बाजार किसी काम से जा रही थी और तभी तुम्हारी सारी बातें सुन ली। मतलब इतने दिन से मैं एक डाकू पर भरोसा कर रही थी। तुम इतने निकृष्ट कैसे हो सकते हो शंभू? अरे अब देखो पार्वती, अब जब सब कुछ तुम सुन ही चुकी हो तो कुछ कहने को है नहीं, लेकिन मेरी तुमसे एक विनती है कि कृपया करके ये बात किसी से मत कहना। तुम एक डाकू हो, लोगों का सामान लूटकर उस पैसे से मौज करते हो। मैं तुम्हारे जैसे इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। अरे पार्वती, समझने की कोशिश करो। मैं जो कुछ कर रहा हूँ हमारे भविष्य के लिए कर रहा हूँ, समझो ना। मैं किसी डाकू या चोर के साथ भविष्य नहीं बनाना चाहती। मैं अभी जाकर सबको सच्चाई बता दूंगी। ए पार्वती सुनो, तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया करके किसी से कुछ मत कहना, समझो। भानु और शंभू के बहुत अनुरोध के बावजूद पार्वती उनकी बात नहीं मानती। अचानक भानु को गुस्सा आ जाता है और वो चाकू निकालकर पार्वती पर हमला कर देता है। हाँ, अरे भानु दादा, ये क्या कर दिया आपने? पार्वती को क्यों मार डाला? क्यों मारा उसको? अरे बेवकूफ कहीं के, अगर इसको नहीं मारता ना तो तेरी पार्वती हम दोनों को फंसा देती। अब कोई यहाँ पे आए इससे पहले भाग चल यहाँ से, चल। उसी रात प्रणव के घर पर सबका मन भारी था। अनिमेष अपने घर से कुछ खाना लेकर उनके पास आया। आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हैं अनिमेष बाबू? तुम लोगों ने खाना पीना किया कि नहीं किया? हाँ, दुख के मारे आज हमारे घर चूल्हा ही नहीं जला। हाँ, मुझे पता था। सुनो, मैं सबके लिए अपनी पत्नी के हाथ का बना पंचरंगी सब्जी और रोटियां लाया हूँ। आप लोग खाइए, मुझे भूख नहीं है। ओहो, ऐसी बात करके कोई फायदा नहीं है। मेरी पत्नी ने सबके लिए खाना भेजा है और हम सब मिलकर साथ बैठकर अभी खाना खाएंगे, ठीक है? हाँ। अगले दिन सुबह बरगद के पेड़ के नीचे लोगों की भीड़ लग गई। वहाँ केशव बाबू की बेटी पार्वती का निर्जीव शरीर पड़ा देखकर सब दंग रह गए। हाँ, पार्वती हमारे गांव की बेटी थी, कितनी मेधावी छात्र थी। उसे इस हाल में किसने पहुंचा दिया? कल शाम से ही उसे खोज रहा था। आज पड़ोस के सब घरों में ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिली। पर सुबह होते ही ये दृश्य देखा, ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसे रोइए मत केशव बाबू, मृत आत्मा को कष्ट होगा। मैं जानती हूँ ये समय आपके लिए बहुत कठिन है, लेकिन फिर भी आप खुद को संभालने की कोशिश कीजिए। अरे अगर मैं भी मर जाता तो कोई दुखी नहीं होता। इस दृश्य को देखने से पहले ऊपर वालों ने मुझे मार क्यों नहीं दिया? जिस बेटी के लिए मैंने अपना पूरा जीवन दे दिया, आज उसी बेटी की लाश देखनी पड़ रही है। अरे यहाँ इतनी भीड़ इकट्ठा है, मगर अभी तक किसी ने पुलिस को खबर दी कि नहीं दी? क्या कर क्या रहे हैं आप लोग? आप सब में जरा सी भी ज्ञान बुद्धि है कि नहीं है?
प्रणव, तुम जल्दी से जाकर पुलिस को खबर दो। ऐसे मामलों में पुलिस का होना और सही जांच करना बहुत जरूरी है। जया कुछ नहीं बोल रही थी, वो चुपचाप खड़ी थी। अचानक उसकी नजर पार्वती की उंगली में पहनी अंगूठी पर पड़ी। अरे, पार्वती के हाथ में जो अंगूठी है वो तो बहुत जानी पहचानी लग रही है। यहाँ एक लड़की की मौत हुई है और तुम उसकी अंगूठी की बात कर रही हो? थोड़ा सोच समझकर बात करो जया। पार्वती के हाथ में जो अंगूठी है वो मेरी है। देखो, वही पत्थर और वही नक्काशी। हाँ, सचमुच। लेकिन अरे, ये अंगूठी पार्वती के हाथ में कैसे आई? अरे भानु दादा, आज तक तुमने जो कहा मैंने सब किया, कभी तुम्हारे किसी काम पर आपत्ति नहीं ली, लेकिन तुमने आज जो किया है ना, उसकी माफी नहीं होगी, याद रखना। अरे शंभू, शांति रख रे, शांति रख। जरा समझने की कोशिश कर। अगर मैं ऐसा ना करता तो पार्वती हमारी सारी बातें गांव वालों को बता देती, फिर क्या करता? अरे मैं तो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था ना। मेरा विश्वास था कि अगर और अच्छे से बात करता, प्यार का वास्ता देता, मेरी हालत वो जरूर समझ लेती, लेकिन तुमने कुछ समझाने का मौका ही नहीं दिया। ओहो, अच्छा चल ठीक है, मान लिया मुझसे गलती हो गई, लेकिन जो किया मैंने वो तो हम दोनों की भलाई के लिए किया ना। अब तू इस बात को भूल जा। चोरी डकैती करने का तेरा असली मकसद मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे लिए मकसद था बहुत पैसा इकट्ठा करना और फिर पार्वती से शादी करना। मेरा ये सपना तूने तोड़ दिया। बस 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 बस, शांत हो जा, शांत हो जा। इस पूरे हादसे को दुर्घटना मानकर भूल जा रे शंभू, और कसम खा कि इस बारे में कभी किसी से मुंह नहीं खोलेगा। मेरे लिए पार्वती जिंदगी की सबसे अहम इंसान थी, लेकिन अब जब वही नहीं है तो यह सब बेकार है। अब मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। अरे शंभू, मैं तुझसे कह रहा हूँ, अपनी जुबान संभाल कर बात कर, और भूल मत, दीवारों के भी कान होते हैं। अगर किसी ने हमारी बात सुन ली तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। अरे मैं पार्वती को दिल से प्यार करता था, लेकिन तुमने उसे दुनिया से ही मिटा दिया। अब मैं पुलिस के पास जाकर सच्चाई बता दूंगा। हाँ, मैं सब कुछ बता दूंगा। शाम को शंभू भानु से छिपकर मुंह पर काला कपड़ा बांधकर थाने चला गया। वहां जाकर उसने पुलिस को सब सच बता दिया। पुलिस ने सच्चाई जानकर भानु और शंभू दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मेरी बेटी ने आखिरकार इनका ऐसा क्या बिगाड़ा था कि इन्होंने इतनी निर्ममता से उसे मार डाला? देखिए, आपकी बेटी का बस एक ही अपराध था कि वो भानु और शंभू के अपराधों के बारे में जान गई थी, जो उसे नहीं जानना चाहिए था, बस। अरे, लेकिन भानु और शंभू तो अच्छे इंसान बनने का नाटक करते थे। बताओ भला, ये कोई सोच भी नहीं सकता कि ये ऐसा कुछ कर सकते हैं। अब हाँ, हमारे समाज में हमारी आंखों के सामने कई नर पिशाच घूमते रहते हैं। दिखने में वो अच्छे लगते हैं, लेकिन उनके असली चेहरे के पीछे एक खौफनाक राज छिपा रहता है। पर वो आखिरकार कौन सा अपराध कर रहे थे दरोगा बाबू, जो आज तक गांव में कोई ना जान सका? बात यह है कि पिछले कई महीनों से गांव में जितनी चोरी और डकैती हो रही थी, रात को लोगों के घर में घुसकर सामान लूटना वगैरह, उन सब के पीछे ये भानु और शंभू ही थे। क्या मतलब मेरे घर से जो सामान लूटा गया था वो भी भानु और शंभू ने किया था? जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और उनके घर से बहुत सारा लूटा हुआ सामान, गहने और नकदी बरामद हुए हैं। चलो अच्छा है, जिनका सामान चुराया गया था वो तो शायद अपना माल वापस पा लेंगे, लेकिन जो मैंने खोया उसे कभी वापस नहीं पा सकता। मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरी मरी हुई बेटी को न्याय मिले। बस 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 बस, शांत हो जाइए केशव जी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि पार्वती की मौत व्यर्थ न जाए, और कल तक जिनका जिनका सामान लूटा गया था वो थाने आकर अपना सामान ले जाए। ये आप पूरे गांव में खबर फैला दीजिएगा, ठीक है? हैं? अक्सर तो तुम मेरे लिए पानी लेकर ऐसे नहीं आती थी, आज लाई हो, जरूर कोई मतलब होगा। ऐसा कुछ नहीं, बस मेरी तुमसे एक गुजारिश है। यही तो मैंने सही अंदाजा लगाया था। तुम जैसी आलसी कभी थोड़ा पानी भी नहीं लाती, आज खुद से पानी लाई हो, इसके पीछे जरूर कोई कारण है, बताओ। मान लिया मैं आलसी हूँ,
लेकिन तुम तो जानते हो मुझे खाना बनाने का कितना शौक है। बचपन से मेरा एक ही सपना था, बड़ी रसोइया बनने का। अभी भी तो तुम अपना बनाया खाना बेचकर पैसे कमाती हो। सब कहते हैं प्रणव की पत्नी सबसे अच्छी रसोइया है। मैं चाहती हूँ कि किसी बड़ी जगह पर अपनी कला दिखाऊं। सिर्फ गांव ही नहीं बल्कि बाहर की दुनिया भी मेरी रसोई को जाने। तो तुम क्या करना चाहती हो, बताओ। जब हमारा पैसा लुट गया था तो मेरा सपना भी टूट गया था, लेकिन अब जब पैसे वापस मिल गए हैं, रुक क्यों गई? सीधे सीधे बोलो ना। अपनी जमा पूंजी से मैं कोलकाता जाना चाहती हूँ। वहाँ बड़े बड़े रसोइये हैं, उनसे मैं बहुत कुछ सीख पाऊंगी। शादी के बाद तुमने जो कुछ भी चाहा मैंने कभी भी मना नहीं किया, मगर तुम्हारे इस सपने को मैं पूरा नहीं कर सकता। लेकिन ये मेरा वर्षों का सपना है। मैंने एक बार मना कर दिया मतलब कर दिया। उम्मीद है कि दोबारा इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं करोगी। अपने सपने को नकारे जाने के बाद जया बदल गई। वो अब पहले जैसी हंसमुख नहीं रही, यहाँ तक कि आलस भी छोड़ दिया और घर के कामों में ध्यान देने लगी। लेकिन उसके मन में अभी भी एक बेचैनी थी। पहले जब भी घर आता था बैठकर बातें करती थी, लेकिन अब देख रहा हूँ कि वो चुप हो गई है। हाँ, मैं भी यही देख रहा हूँ। प्रणव तो हमेशा कहता था कि भाभी आलसी है, देर से उठती है, लेकिन मैं तो देखता हूँ कि रोज सुबह सुबह वो नदी से पानी लाती है। हाँ, अचानक उसमें ऐसा कुछ बदलाव आ गया है कि जरूरत के अलावा कुछ बोलती ही नहीं है। यहाँ तक कि खाना बनाकर बेचना भी बंद कर दिया उसने। अरे, एक हंसमुख इंसान में अचानक ऐसा बदलाव आना वाकई आश्चर्यजनक है। क्या तुम दोनों के बीच में कोई कलह चल रही है क्या प्रणव? ये बिल्कुल सही नहीं किया। हर इंसान का एक सपना होता है और उसे रोकना तो ऐसा है जैसे उड़ते पंछी के पंख काट लेना। और नहीं तो क्या, जब भी मैं जया को देखता हूँ मुझे अपनी बेटी पार्वती की याद आती है, लेकिन उसमें ऐसा बदलाव देखना मुझे बहुत दुखी करता है। अगर घर की बहू शहर जाकर खाना पकाने की शिक्षा ले तो गांव के लोग क्या कहेंगे? समाज तरह तरह की बातें बनाएगा। अरे, अगर मेरी बेटी पार्वती जिंदा होती और उसने कोई सपना देखा होता ना, तो मैं समाज से पहले उसकी खुशी को प्राथमिकता देता। अनिमेष और केशव की बातें सुनकर प्रणव समझ गया कि समाज से बढ़कर सपनों का मूल्य है। जया, ओ जया, जरा इधर आओ। क्या चाहिए तुम्हें? तुम तैयारी करो, हम अगले महीने कोलकाता जाएंगे। कोलकाता? लेकिन तुम तो। हाँ, मैं गलत था। मैं समाज की परवाह कर रहा था जया, लेकिन आज काका और अनिमेष ने मेरी आंखें खोल दी। जया सबका आभार मानती है कि उन्होंने उसके सपने को समझा। चोरी, पैसों का लुटना, फिर प्रणव की मनाही, इन सब मुश्किलों के बावजूद आखिरकार जया को अपना सपना